Good morning to all of you, my dear students. Today we are going to discuss the next topic, that is the iron and coal industry. And in this topic we will find out how the smelting of carbon was one of the most important invention of that time and how it make the life easier. So let's start the topic, coal and iron. England was fortunate in that coal and iron ore, the staple material for mechanization, were plentifully available, as were other minerals, lead, copper, and tin that were used in industry. So here, with the help of map, let's find out the areas or the location where these mines were available. तो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया जो है इंग्लैंड का, इट कंटेन्स वेराइटी ऑफ मिनरल्स. और during the beginning of the industrialization, these areas were very helpful to taken out the minerals like the coal and the iron, which has been used for the industrial purpose, because the iron is one of the most important mineral that has been used for the different industries, and that's why it is known as the basic or the key industry. And iron is drawn out from ore as pure liquid metal by a process called smelting. चारकोल, इसके जो स्मेल्टिंग का प्रोसीजर होता है उसमें चारकोल यूज होता है, और ये चारकोल जो था ये उस इनिशियली जो है इसे ही यूज किया जाता था, पर इसके साथ कई प्रॉब्लम्स थी. तो चलिए देखते हैं उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स थी. तो इट वॉज टू फ्रेगाइल टू ट्रांसपोर्ट. ये इतना डिस्ट्रॉय होने की जो प्रॉब्लम थी ये बहुत ज़्यादा थी. अगर इसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशन करना होता था तो ये जल्दी ही टूट जाता था, बिखर जाता था. इट्स इम्प्योरिटीज प्रोड्यूस पुअर क्वालिटी आयरन. इसमें इम्प्योरिटीज होने के कारण भी जो आयरन की क्वालिटी है वो बेहतर नहीं हो पाती थी. इट वॉज इन शॉर्ट सप्लाई इन द सेंस दैट इट इज मेड अप ऑफ वुड, और मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन कटेड डाउन बाय द पीपल फॉर द यूज ऑफ टिम्बर. तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम थी. साथ ही साथ जो नेक्स्ट मेजर प्रॉब्लम है कि चारकोल अभी जो अवेलेबल था, इट हैड बीन यूज्ड बट इट कुड नॉट जनरेट हाई टेम्परेचर व्हाट द टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द स्मेल्टिंग. ये भी एक मेजर प्रॉब्लम उस समय थी. द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम हैड बीन सॉल्व्ड फॉर ईयर्स. ये समस्या सालों साल तक रही, पर ऐसा नहीं है कि अगर कोई समस्या आ गई तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. इसका सॉल्यूशन निकाला एक फैमिली थी दैट इज नोन एज द आयरन मास्टर्स, और ये थे डार्बीज ऑफ श्रोफायर. तो देखते हैं जरा डार्बीज लोगों के बारे में. ये जो डार्बीज थे, 3 जनरेशन ऑफ दिस फैमिली, जैसे कि ग्रैंडफादर, फादर और सन, ऑल कॉल्ड अब्राहम डार्बी. दे ब्रॉट अबाउट अ रिवोल्यूशन इन द मेटलर्जिकल इंडस्ट्री. मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो इसी इंडस्ट्री से जुड़े रहे, और इन्होंने इसमें काफ़ी चेंजेस भी लाए. और इट बिगेन विद द इन्वेंशन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस इन 1709 दैट वुड यूज कोक. अब चारकोल की जगह पे इन्होंने यूज किया कोक, विच कुड जनरेट हाई टेम्परेचर. एंड द सेकेंड डार्बी डेवलप रॉड आयरन फ्रॉम पिग आयरन. इन्होंने जो पिग आयरन जो कि डक्टाइल होता था, ब्रिटल होता था, उसकी जगह पे रॉट आयरन को यूज किया, जो उसके कंपेरेटिवली काफ़ी मजबूत था और टिकाऊ था. यहाँ पे एक और पर्सन है हेनरी कॉर्ट, जो कि 1740 से 1823 तक थे. ही डिजाइन द पैडलिंग फर्नेस एंड द रोलिंग मिल विच यूज स्टीम पावर टू रोल प्योरीफाइड आयरन इनटू बार्स. और ये जो हेनरी कॉर्ट थे, इनकी एक और अचीवमेंट थी कि इन्होंने नए नए डिज़ाइंस और चीज़ें इसमें इन्वॉल्व करी. और इससे क्या हुआ, जब ड्यूरेबिलिटी ऑफ आयरन मेड इट बेटर मटेरियल देन वुड और एवरीडे आइटम्स एंड फॉर मशीनरी. मतलब कि जो मटेरियल्स जैसे कि उस समय पे वुड यूज होता था, वुड के कंपेरेटिवली ये ज़्यादा बेहतरीन था और ज़्यादा शानदार था. और इसी में एक और अचीवमेंट रही 1770 में जॉन विल्किंसन्स की. ही मेड द फर्स्ट आयरन चेयर वेट्स फॉर ब्रेवरीज एंड डिस्टिलरीज. और इन्होंने आयरन पाइप्स भी बनाई लगभग सभी साइज की, जो कि
40 माइल तक की पाइप इन्होंने बिछवाई थी ताकि वो पेरिस से वाटर की सप्लाई करा सकें। और इसमें जो थर्ड पर्सन है वो है थर्ड डार्बी, जो कि 1750 से 91 के टाइम पीरियड के बीच में रहे। ही बिल्ट द फर्स्ट आयरन ब्रिज इन द वर्ल्ड, और हेयर इज द इमेज ऑफ द फर्स्ट आयरन ब्रिज। ये पहला ब्रिज था जो कि आयरन का बना हुआ था, और इमेज है यहाँ पे अवेलेबल, इसे आप देख सकते हैं। विल्किंसन यूज्ड कास्ट आयरन फर्स्ट टाइम टू मेक वाटर पाइप्स। अब बात करते हैं कि किस तरीके से जो ये अवेलेबिलिटी थी कोल की और आयरन की, इसने कैसे हेल्प करी ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो ब्रिटेन वाज लकी इन पोजेसिंग एक्सीलेंट कोकिंग कोल एंड हाई ग्रेड आयरन ओर इन द सेम बेसिन और इवन द सेम सीम्स। ये एक मैप है, इस मैप जो है 19th सेंचुरी से रिलेट करता है। तो इसमें देखिए प्लेसेस हैं, इन प्लेसेस में कोल फील्ड्स शो की गई हैं। इन कोल फील्ड्स के साथ साथ ही आयरन की जो माइंस थी वो भी अवेलेबल थी। और अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये सभी जगह ये ओशियन के किनारे या जो सी है उनके किनारे किनारे अवेलेबल है, जहाँ से इनका ट्रांसपोर्टेशन करना या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना बहुत ही ईजी था, चाहे वो इनलैंड की बात करें या फिर आउटसाइड में। इनलैंड का मतलब कि क्योंकि रिवर्स अवेलेबल थी जैसा कि हमने कल पढ़ा था, और इन रिवर्स की वजह से शहर के अंदर भी ले जाने में आसानी थी और बाहर देशों में एक्सपोर्ट करने में भी आसानी थी, और यहीं पे ही इंडस्ट्रीज जो है वो ज़्यादा डेवलप हुई। और आल्सो दीज बेसिन्स वर आल्सो क्लोज टू पोर्ट्स सिंस द कोल फील्ड्स वर नियर द कोस्ट, शिप बिल्डिंग्स इंक्रीज। अब इतना ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होने की वजह से जो है इनके एक्सपोर्ट्स के लिए शिप भी चाहिए थे, और इस तरीके से जो शिप का कंस्ट्रक्शन है वो भी बहुत तेज साथ बढ़ा। और बाय द 1848 ब्रिटेन वाज स्मेल्टिंग मोर आयरन देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पुट टुगेदर। 1848 में ये कंडीशन थी कि ब्रिटेन जो है वो पूरे वर्ल्ड के कंपेरेटिवली सबसे ज़्यादा जो है आयरन को प्रोड्यूस कर रहा था। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ टुडे विच वी हैव टू डिस्कस। So here are some questions. Let's see the questions. Who was Abraham Darby? So you have to mention about the Darby family. Second is, what were the new invention done by John Wilkinson? And the third is, what was initially used for the process of smelting? These are the three very short questions which you have to do in your notebook. Okay, thank you. Have a nice day.